गुलहान की आंखों में आंसू थे। वो भूख से मजबूर अपने आंसू जब्त किए सेठ उस्मान के बेटे के बूट पालिश कर रहा था, जो इसका हम उम्र ही था। सेठ उस्मान के बेटे ने गुलहान से बूट पालिश करवाए और 10 रुपए का नोट जेब में टटोला, ना मिला तो चल दिया। मैंने मेहनत करके तुम्हारे जूते चमका दिए हैं और तुमने मेरी मजदूरी भी मुझे नहीं दी, जो मेरा हक था। गुलहान ने सेठ उस्मान के बेटे का हाथ पकड़ा। उसने धक्का देकर गुलहान को गिरा दिया। सेठ उस्मान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने आकर अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद किया। बेटा परेशान हो गया और गुलहान घबराया। उसने अपने आंसू पूंछे और चलने लगा तो सेठ उस्मान ने इसे आवाज देकर रोक लिया। सेठ उस्मान अपने घर के बाहर लान में खड़ा था। उन्होंने लान में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करके अपने बेटे और गुलहान से बैठने को कहा। दोनों लड़कों ने ये अजीब हैरानकुन मंजर देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुलहान झिझकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी बेइज्जती पर अफसुर्दा था। सेठ उस्मान ने कहना शुरू किया, बेटा 40 साल पहले मेरे वालिदैन सड़क के एक हादसे में हलाक हो गए थे। इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मैं अपने एक मोहल्लेदार के साथ इस शहर में आ गया। बेरोजगारी, भूख और इफ्लास से परेशान इस दुनिया में अकेला था। यहाँ पहुंचकर मैंने बूट पॉलिश का काम शुरू कर दिया। इस शहर में मुझे तरह तरह के खौफनाक और नहायत मुश्किल हालात में गुजरना पड़ा। कई कई दिन भूखे प्यासे फुटपाथ पर सोना पड़ा। मैंने अपने हम उम्र बच्चों पर भीख मांगते देखा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे हर बार रोका, मुझे सहारा दिया। मैंने मेहनत करने को तरजीह दी। लोगों को खुश करने के लिए इनके बूट खूब चमकाए। रात जब मैं सोने के लिए लेटता तो मेरे बाजुओं में शदीद दर्द महसूस होता, लेकिन मैंने खूब मेहनत की और इसे एक रोजगार के तौर पर अपनाया। मेरे साथ कई और लावारिस लड़के जिस कारखाने के एक शेड के नीचे सोते थे। इसका मालिक हमें अक्सर देखता और नसीहत भी करता कि कभी मांगना नहीं, मेहनत करके खाना, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है और इसके काम में बरकत भी डालता है। उन्होंने हमें कैद आज़म का वो मशहूर कौल भी सुनाया, काम काम और काम। वो नेक दिल शख्स हमें हफ्ते में 2-3 बार खाना भी भिजवाता और यूं हम मेहनत से कमाए पैसे बचा के भी रख लेते। एक सुबह इस कारखाने के मालिक ने मुझे बुलाया और कहा, आज हमारा एक कारीगर नहीं आया, तुम अगर इसकी जगह काम कर लो तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। काम मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं तैयार हो गया। बाद में वो कारीगर काम छोड़कर चला गया। इस तरह मैं कारखाने में मुश्किल मुलाजिम हो गया और तालीम भी हासिल करने लगा। दिन को काम करता, रात को देर तक पढ़ता रहता था। मैट्रिक किया तो मालिक ने मुझे अपने दफ्तर में क्लर्क का ओहदा दे दिया, क्योंकि मेहनत करने की आदत पड़ चुकी थी। दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि खून पसीना एक करके हलाल की रोजी कमाने से अल्लाह खुश होता है और रिज़्क में बरकत भी होती है। इसी दौरान मैंने ड्राइविंग भी सीख ली। मालिक को घर से लाता ले जाता। मैंने मेहनत की आदत बचपन में ही अपना ली और सीधे रास्ते पर चल दिया।
جو زندگی میں میرے کام آیا۔ مالک نے اپنے بنگلے میں ایک کوارٹر بھی مجھے دے دیا تھا۔ مہینوں کئی سال تک خوب محنت کی اور کافی پیسہ بچا بھی لیا۔ ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مالک پریشان ہے۔ کاروبار میں خسارے کی وجہ سے اس نے بینک سے قرضہ لیا تھا۔ اب بینک کے قرضے کی قسط دینا تھی جو وہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ قسط جمع نہ ہوتی تو بینک کا جرمانہ بہت زیادہ ہو جاتا۔ اس طرح روپے کی کمی سے کارخانہ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے مالک سے درخواست کی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں جن سے آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مالک میری اس پیشکش سے بے حد خوش ہوا۔ میں بھی خوش ہوا کہ میں اپنے محسن کے کام آیا۔ وہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ جب اللہ نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ اب مالک مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھنے لگا، یہاں تک کہ جب میرا مالک بیمار ہوا اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے یہ کارخانہ اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، کیونکہ اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، نہ اولاد تھی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیٹھ عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں ساتھ لے کر جس قبر پر دعا کرنے جاتا ہوں وہ میرے مالک قمر الدین کی قبر ہے۔ اس حساب سے میں اور گلخان ہم پیشہ ہیں۔ میں بھی بچپن میں جوتے پالش کیا کرتا تھا اور گلخان بھی۔ گلخان نے سیٹھ عثمان کے یہ تعریفی کلمات سنے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ سیٹھ نے پھر اپنے بیٹے سے کہا، تمہیں گلخان سے معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں کہ گلخان شہر کا بڑا آدمی بن جائے اور وقت تمہیں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ گلخان سیٹھ عثمان کو حیرت سے اور اس کا بیٹا شرمندگی سے پشیمانی سے گلخان کو دیکھ رہا تھا۔